नापना हो डायमीटर पतली वायर, स्क्रू गेज देगा आंसर क्लियर। लीस्ट काउंट बोले बिल्कुल क्लियर, फिजिक्स बनेगी अब सुपर इजी डियर। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं आईसीएसई क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर 1 मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन का तीसरा वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज के एरर्स और स्क्रू गेज से मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं एंड ऑल अबाउट इट। अगर आप ये पूरी वीडियो मेरे साथ देखते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री only at learnohub.com। तैयार हैं सभी लोग? Let's get started। स्क्रू गेज काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू। स्क्रू हम सभी को पता ही है, राइट? ओके, वैसे स्क्रू गेज काम कहाँ आता है? टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ वायर, डायमीटर ऑफ अ वायर। अब आप समझ ही गए हो कि यार एक वायर की थिकनेस या वायर का डायमीटर कितना छोटा लेंथ होगा। सो बेसिकली स्क्रू गेज काम आता है टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ एक्यूरेटली। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है दैट इज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ सेंटीमीटर। एग्जैक्टली, दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में कि अगर हम एक मीटर रॉड की बात करें तो वहां पर हम 1 mm यानी कि 0.1 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली बता सकते हैं, राइट? यानी कि 1 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वहां पर हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ सेंटीमीटर एक्यूरेटली बता सकते हैं। बट यहां पर तो यार हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। स्क्रू गेज में हम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ सेंटीमीटर में एक्यूरेटली मेजरमेंट्स बता सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करें तो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो चलो बच्चों, अब हम स्क्रू गेज के साथ जान पहचान बढ़ाते हैं। कैसा दिखता है स्क्रू गेज? कुछ इस तरीके का। एग्जैक्टली। तो मतलब ये कोई बहुत बड़ा सा डिवाइस नहीं है, छोटा सा, जो हमारी हथेली में आ जाए इतना छोटा सा स्क्रू गेज होता है। अब स्क्रू गेज में जो प्रोमिनेंटली जो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको पहले समझेंगे। तो इसमें एक यू शेप्ड फ्रेम होता है जिसके एक एंड पर एक सरफेस है, एक एंड पे होता है स्टड, इसे हम कहते हैं स्टड, और इसे यू शेप के दूसरे एंड पर एक स्क्रू है और स्क्रू के एक फ्लैट एंड को हम कहते हैं स्पिंडल। तो स्टड और स्पिंडल, इन दोनों के बीच में ही हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जिसकी भी हमें लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है? देखो, ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू यू लीनियरली मूव करता है अलोंग द एक्सिस। कैसे? बाय रोटेटिंग इट्स हेड। अब देखो, स्क्रू का एक हेड है, इस हेड को हम कहते हैं थिम्बल। तो जैसे हम थिम्बल को रोटेट करते हैं वैसे वैसे ये स्क्रू आगे पीछे मूव होता है, लीनियरली मूव करता है अलोंग द एक्सिस। यहाँ पे रोटेशन कर रहे हैं बट यहाँ पर लीनियर मूवमेंट हो रही है। थिम्बल को रोटेट कर रहे हैं और स्क्रू लीनियरली मूव कर रहा है। ठीक है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेन स्केल है, यहाँ पर भी 2 स्केल्स है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में हमने 2 स्केल की बात करी थी, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। यहाँ पर भी 2 स्केल है, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल। तो पहले बात करते हैं मेन स्केल की। मेन स्केल कहाँ पे है? मेन स्केल जो है, जैसे ही हम थिम्बल को रोटेट करते हैं तो देखो, रोटेट करते ही वो बीच का जो रीजन है ना, वो जैसे बोलते हैं ना, वो सीक्रेट गुफा से निकल के आ रहा है, राइट? और उस जगह को अगर आप गौर से देखो तो वहां पर मेन स्केल बनी हुई है, ग्रेजुएशंस बनी हुई हैं, मिलीमीटर में मार्किंग्स आपको दिख रही हैं। इसे हम कहते हैं मेन स्केल या फिर बेस लाइन। ठीक है, इसको मेन स्केल भी कहते हैं, बेस लाइन भी कहते हैं, और इस जगह को, इस रीजन को हम कहते हैं स्लीव। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी एक स्क्रू गेज की? हमने देखा स्टड, स्पिंडल, जिनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। हमने देखा थिम्बल, जिसको रोटेट करके हम स्क्रू को आगे पीछे मूव करते हैं। हमने देखा स्लीव, जिसके अंदर मिलीमीटर में ग्रेजुएशंस हैं, मार्किंग्स हैं, जिसे मेन स्केल या फिर बेस लाइन भी कहा जाता है। थिम्बल, जो कि एक हॉलो सिलेंडर की तरह होता है, ये ग्रेजुएटेड होता है, यानी कि अगर हम ध्यान से इस थिम्बल को देखें तो हम देखेंगे कि ये फर्दर जो है ना, छोटे छोटे कभी कभी 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, कभी कभी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनफैक्ट इसी को हम कहते हैं सर्कुलर स्केल या फिर हेड स्केल। जैसा कि मैंने बताया था कि स्क्रू गेज में भी 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल जो कि हमने स्लीव पर देखा और दूसरा सर्कुलर स्केल जो कि इस थिम्बल पर होता है।
ठीक है। अच्छा, ये थिम्बल जो है फर्दर अटैच्ड होता है रैचेट से। रैचेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रैचेट के हेल्प से ही हम रैचेट को जैसे टर्न करते हैं, उसी टर्निंग से ही थिम्बल रोटेट होता है, जिसकी वजह से स्क्रू की लीनियर मूवमेंट होती है। ठीक है, इतना ही नहीं, रैचेट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। देखो कैसे, जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ मेजर करनी है उसे हम कहाँ प्लेस करते हैं, बताया था मैंने, स्टड और स्पिंडल के बीच में। एग्जैक्टली। अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को उन दोनों के स्टड और स्पिंडल के बीच में प्लेस किया, अब मैंने रैचेट को टर्न करना शुरू किया। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट प्रॉपरली सेट हो जाता है बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल, ये रैचेट फर्दर टर्न नहीं होता है ताकि उस ऑब्जेक्ट पर एक्सेस प्रेशर एग्जर्ट ना हो। राइट, तो ये रैचेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट फॉर इंस्टेंस, अगर मान लो ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो क्या होगा, जैसे हम रैचेट को टर्न करेंगे तो स्टड और स्पिंडल एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। करेक्ट, लाइक लेट्स से दिस इज द स्टड, दिस इज द स्पिंडल। अब जैसे जैसे रैचेट को घुमा रहे हैं तो ये जो है ना करीब आते जा रहा है स्टड के। जैसे ही स्टड और स्पिंडल एक दूसरे को टच करते हैं, रैचेट जो है वो इंश्योर करता है कि देयर इज नो फर्दर रोटेशन, देयर इज नो फर्दर मूवमेंट, ताकि देयर इज प्रॉपर कॉन्टैक्ट but there is no excess pressure on the object or there is no excess pressure between the stud and the spindle। ठीक है, तो ये होता है रैचेट का रोल। तो भाई हमने स्क्रू गेज के कंस्ट्रक्शन को देख लिया, तो चलो एक बार फटाफट से जो मेन पार्ट्स थे और उनके जो फंक्शंस थे उसका रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि इनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। सबसे पहला रैचेट, मैंने अभी तुरंत बताया कि रैचेट क्या करता है। रैचेट के टर्न करने से ही हम स्क्रू के लीनियर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। रैचेट इंश्योर करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल जेंटली हेल्ड रहे बिटवीन द स्टड एंड द स्पिंडल, और उस पर कोई एक्सेस प्रेशर एक्सर्ट ना हो। फिर आता है स्लीव, जो कि मेन स्केल की तरह काम करता है, जहां पर हम 1 mm तक के लेंथ मेजर कर सकते हैं। फिर आता है थिम्बल, जो कि सर्कुलर स्केल को मार्क करता है, और सर्कुलर स्केल में जो मिनिमम मेजरमेंट हम ले सकते हैं दैट इज 0.01 mm। तो चलो अब बात करते हैं पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही हम सर्कुलर स्केल को मूव करते हैं, रोटेट करते हैं रादर, तो हमारा स्क्रू जो है वो लीनियरली मूव करता है अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो पिच का मतलब होता है जब हम सर्कुलर स्केल को 1 कंप्लीट रोटेशन देते हैं, राइट, जहां से स्टार्ट किया घुमा के वहीं वापस ले आए। सो 1 कंप्लीट रोटेशन जब हम सर्कुलर स्केल को देते हैं, उस समय स्क्रू जो है लीनियरली कुछ डिस्टेंस कवर करता है। जितना डिस्टेंस ये लीनियरली कवर करता है दैट इज शोन ऑन द मेन स्केल, और उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। राइट, तो सीधे साफ सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 1 कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू जितना लीनियर डिस्टेंस कवर करता है दैट इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पहले ही बताया था कि स्क्रू गेज का ये जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू। स्क्रू में भी क्या होता है, जैसे जैसे आप स्क्रू को यूं घुमाते हो, आप तो घुमाते हो यानी कि आप रोटेशन कर रहे होते हो, और आपके रोटेशन करने से वो स्क्रू क्या होता है, वो अंदर जाता रहता है। सिमिलरली ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने से वो बाहर आता रहता है। राइट, सो दैट्स द प्रिंसिपल जिसके ऊपर स्क्रू गेज भी बेस्ड है। देखो आप इसको रोटेट कर रहे हो थिम्बल को, तो ये जो है स्क्रू जो है वो आगे पीछे जा रहा है। राइट, बात समझ में आ गई? ग्रेट, सुपर्ब। तो चलो आगे बढ़ेंगे एंड लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। एक स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था कि मतलब कौन सी वो सबसे छोटी मेजरमेंट है जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से। तो इस केस में जो स्क्रू गेज है वो कौन सा सबसे छोटा मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकता है। सो लीस्ट काउंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो स्क्रू गेज के केस में भी जो लीस्ट काउंट हम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय n, जहां पर n इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, n क्या है? n है नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक स्क्रू गेज है जिसके सर्कुलर स्केल पे टोटल 50 डिवीजन है। ठीक है, तो लेट्स से कि 50 डिवीजन है ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, हमारे पास एक ऐसी स्क्रू गेज है। अब इस स्क्रू गेज को हमने एक कंप्लीट रोटेशन दिया।
राइट एक कंप्लीट रोटेशन जैसे ही हमने इसके थिम्बल को दिया तो क्या देखा हमने, जो स्क्रू है वो लीनियरली मूव किया। तो जितना डिस्टेंस इसने कवर किया, जितनी लेंथ इसने कवर की उस एक रोटेशन की वजह से, लेट अस से कि वो जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 0.5 mm। ठीक है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट पिच। राइट, पिच क्या होता है, जब हम सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो भाई जितना लीनियर डिस्टेंस मेरा स्क्रू मूव करता है दैट इज द पिच। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये बताने वाली हूं कि ये फॉर्मूला सही कैसे है, मतलब कैसे हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब एक कंप्लीट रोटेशन दिया, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 50 डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल के 50 डिवीजन को जब हमने पार कराया तो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0.5 mm। तो यानी कि अगर हम सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की बात करें, एक डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल की अगर बात करें, तो सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन मतलब मेन स्केल का कितना लेंथ होगा, सर्कुलर स्केल का 50 डिवीजन मतलब मेन स्केल में कितना लेंथ, 0.5 mm। तो सर्कुलर स्केल का 1 डिवीजन मतलब कितना होगा, सिंपल मैथमेटिक्स, 0.5 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 0.001 cm। राइट, यानी कि एक सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है वो कितना है, 0.001 cm। अब उसका जो एक डिवीजन जितना है वही तो लीस्ट मेजरमेंट है जो हम ले सकते हैं एक्यूरेटली, करेक्ट। सो यानी कि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज द लीस्ट काउंट, है कि नहीं। तो देखो ना भाई, तो ये लीस्ट काउंट निकला कैसे, तो अगर यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या किया, 0.5 जो कि पिच था, राइट जो पिच की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 50 जो कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल था, यानी कि हमारा यही वाला फॉर्मूला था, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। अगर ये हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो ये तो कहानी हो गई। अब जब हम लोग रीडिंग नोट करते हैं, ये अभी से बता देती हूँ, हालांकि इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग रीडिंग नोट करते हैं ना, तो रीडिंग कैसे नोट करते हैं, रीडिंग जो है हम मेन स्केल रीडिंग नोट करते हैं और उसके साथ ऐड करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग तो आपको पता ही है कि भाई मेन स्केल में जो सीधा सीधा दिख रहा है वो लिख दिया। सर्कुलर स्केल की रीडिंग को कैसे नोट करते हैं, तो भाई सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग होती है ना, दैट इज इक्वल टू द pth डिवीजन, यानी कि सर्कुलर स्केल का वो वाला डिवीजन जो मेन स्केल की जो बेस लाइन है उस लाइन के साथ कोइंसाइड करे। कौन सा वाला डिवीजन, 5th डिवीजन, 6th डिवीजन, 20th डिवीजन, तो वो pth डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट। तो इस तरीके से हम सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालते हैं। तो मतलब बोलने का मतलब है कि लीस्ट काउंट आपको निकालना ही पड़ेगा। लीस्ट काउंट निकालने बिना आप स्क्रू गेज से कुछ भी मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्क्रू गेज की जो रीडिंग आप देखोगे उसके लिए आपको मेन स्केल की रीडिंग रीड करनी पड़ेगी और सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी चाहिए होगी। सर्कुलर स्केल की रीडिंग आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते हो। सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए आप वो डिवीजन खाली देख लोगे कि भाई सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है और उसे आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो उसके लिए आपको लीस्ट काउंट तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो भाई अब हमने ये तो देख लिया कि लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं। यहां पर बात हो रही है डिक्रीजिंग द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट को डिक्रीज करने की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, राइट। लीस्ट काउंट जितना कम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम उतने ज्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट्स ले सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज यूज्ड वेयर एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी इज नीडेड। अब आप मनी मन सोच रहे होंगे कि मैम ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या है। अब इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। हमने अभी अभी क्या देखा कि यार लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच of the screw gauge divided by n, where n is the number of divisions on the circular scale। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि यार मुझे ना स्क्रू गेज को और ज्यादा एक्यूरेट बनाना है, और ज्यादा एक्यूरेट बनाना है, इसका मतलब लीस्ट काउंट को डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। अगर मुझे लीस्ट काउंट को डिक्रीज करना है
तो मुझे क्या करना होगा? सिर्फ मैथ्स सोच के बताओ मुझे। अगर तुम्हें लीस्ट काउंट की वैल्यू कम करनी है, एक ऑप्शन है कि भाई न्यूमरेटर को कम कर दो, दूसरा ऑप्शन है कि यार डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, राइट? अगर न्यूमरेटर कम होगा तो लीस्ट काउंट कम होगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो भी लीस्ट काउंट कम होगा। तो मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है इसको डिक्रीज करने के। एक ऑप्शन है कि पिच को कर दो डिक्रीज, दूसरा ऑप्शन क्या है? एन को कर दो इंक्रीज, राइट? ये दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि भाई पिच को डिक्रीज कर दो, यानी कि एक फुल रोटेशन दिया तो मेन स्केल में जितना मूव हुआ उसको कम कर दो। दूसरा ऑप्शन है कि सर्कुलर स्केल में जो नंबर ऑफ डिविजन्स है उसको बहुत इंक्रीज कर दो। ठीक है, इसी थॉट प्रोसेस के साथ सीन में आया एक स्पेशली डिजाइंड स्क्रू गेज जिसका लीस्ट काउंट काफी कम था। देखो कैसे बना वो। तो अब सोचो कि मान लो कि मैंने एक ऐसा मैंने तो डिजाइन नहीं किया है, मतलब लोगों ने, साइंटिस्ट्स ने उस टाइम पर एक ऐसा स्क्रू गेज डिजाइन किया जिसके सर्कुलर स्केल में उन्होंने डाल दिए 500 डिविजन्स। तो देखो 500 डिवीजन, अभी तक तो हम 50-100 की बात कर रहे थे, अब 500 डिवीजन हो गया। ठीक है, और उन्होंने मेन स्केल को कुछ ऐसे डिजाइन किया कि मेन स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है ना, उस 1 सेंटीमीटर के अंदर 20 डिविजन्स है, राइट? 1 सेंटीमीटर, एक 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का जो एक 1 सेंटीमीटर है उसके अंदर टोटल 20 डिविजन्स है। ठीक है, तो लेट अस से कि एक इस तरह का सेटअप बनाया गया। ठीक है, अगर ऐसा सेटअप बनाया गया तो चलो देखते हैं कि इस तरह के सेटअप से, जहां पर हमने n की वैल्यू काफी बढ़ा दी है, ऐसे सेटअप में क्या लीस्ट काउंट की वैल्यू कम आएगी? चलो वो तो कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा, है ना? अब लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं? ये मैं बार बार लिख रही हूं ताकि इतनी बार लिख लिख के आपको वैसे ही याद हो जाए। इसके लिए हमें पिच चाहिए और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल चाहिए। अब भाई देखो, नंबर ऑफ डिविजन्स तो हमें सीधा सीधा पता है कि 500 है, तो ये तो हमने लिख दिया। पिच कितना होगा? पिच कैलकुलेट करना पड़ेगा। पिच कैसे निकालते हैं कि भाई लेट्स से कि हमने ये मेन स्केल ऐसे डिजाइन किया कि 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, और ये इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जब हमने सर्कुलर स्केल को 1 कंप्लीट रोटेशन दिया तो मेन स्केल में एक डिवीजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब मेन स्केल में इस एक डिवीजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका मतलब ये एक डिवीजन कितना है? मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है? पिच कितना होगा? 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है, तो 1 डिवीजन कितना होगा? 1/20 सेंटीमीटर, राइट? क्योंकि ये जो पूरा है ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें 20 डिविजन्स है। मतलब इट्स लाइक कि लेट्स से कि एक पिज्जा है और उस एक पिज्जा को 5 लोगों में बांटा, तो एक एक जन को कितना मिला? 1/5। उसी तरह 1 सेंटीमीटर टोटल है, इसको 20 डिविजन्स, 20 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक एक पार्ट कितना हुआ? 1/20। तो मतलब पिच हो गया 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। तो चलो यहां पे डाल देते हैं पिच की वैल्यू 1/20, तो ये आ गया 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखें इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर, इसकी बात हम किस लिए कर रहे हैं? अब देखो, एक तो पहले साफ साफ ये देख लो कि यार लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है ना वो काफी कम हो गई है, इजंट इट? 0.001 मिलीमीटर है ये, तो मतलब अगर इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो इट विल बी लाइक 0.0001, करेक्ट? तो लीस्ट काउंट काफी छोटी है, विच इज लाइक वेरी गुड। तो मेजरमेंट्स हम ज्यादा एक्यूरेटली ले सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल ये आता है कि इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻6 मीटर। अगर इस मिलीमीटर को हम मीटर के टर्म्स में लिखें तो इट विल बी 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि 0.001 क्या है? 10⁻³ मिलीमीटर, राइट? तो इसको मीटर के टर्म्स में लिखे तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 इज माइक्रो, सो इट विल बी 1 माइक्रोमीटर। चूंकि हमने एक ऐसा स्क्रू गेज डिजाइन किया जिसका लीस्ट काउंट 1 माइक्रोमीटर है, इसीलिए इसे कहा गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जो एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी के साथ जहां पर मेजरमेंट्स चाहिए हो वहां पर यूज किया जाता है, बिकॉज इसकी लीस्ट काउंट बहुत कम है। ठीक है, सो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
ग्रेट, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बट बेस्ट रहेगा अगर आप इस चीज को समझते हुए वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको नोट डाउन करो। तो भाई अब बारी है डिस्कस करने की जीरो एरर के बारे में। तो स्क्रू गेज के केस में भी जीरो एरर हो सकता है ना भी हो, राइट, बट जीरो एरर होता क्या है पहले ये तो जानो। तो ऐसी एक सिचुएशन जब लेट अस से कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नहीं है स्टड और स्पिंडल के बीच में, ऐसी सिचुएशन में जब हमने थिम्बल को इतना रोटेट कर दिया कि जो स्टड और स्पिंडल है वो एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अगर सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड करे एक दूसरे के साथ परफेक्टली, इसका मतलब देयर इज नो जीरो एरर नहीं है। इसका मतलब जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसी सिचुएशन में सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड ना करे, अगर ये ऊपर नीचे रहे, हो सकता है सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो बेस लाइन के ऊपर है, हो सकता है सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। जीरो एरर आता कैसे है? इट इज जनरली ड्यू टू मैकेनिकल डिफेक्ट्स, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे कितने टाइप के जीरो एरर होते हैं। हालांकि जीरो एरर के टाइप्स हमने वर्नियर कैलिपर्स में भी पढ़ रखा था, तो यहाँ पर भी वही टाइप्स को डिस्कस करेंगे बट स्क्रू गेज के पर्सपेक्टिव से। जीरो एरर के टाइप्स की अगर बात की जाए तो दो टाइप के जीरो एरर होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर हम किसको कहते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर तब होता है जब सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल से यानी कि बेस लाइन से नीचे हो, बिलो हो, तो होता है पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। अब नेगेटिव जीरो एरर कब होता है बताने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो, राइट। नेगेटिव जीरो एरर तब होता है जब सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के अबव है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहां पर वही दुविधा आती है कि मैम याद कैसे रहेगा कि नीचे वाला पॉजिटिव था या निगेटिव था? तो इसके लिए एक सिंपल सा मेमोरी ट्रिक याद रखो, बीपी सबको पता है, बीपी वर्ड हम यूज करते रहते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, बीपी। तो बी और पी साथ में आता है, ठीक है। बी मतलब बिलो, पी मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव जीरो एरर तब होगा जब सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल से बिलो होगा, सो बीपी, ठीक है। अब पॉजिटिव एरर जो होगा नेगेटिव उसका ऑपोजिट ही होगा, करेक्ट। तो अब देखो इसको बड़े ध्यान से देख लो इस विजुअल में कि कैसा दिखता है। पॉजिटिव एरर में देखो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल वाली जो लाइन है उससे काफी नीचे है, और वहीं नेगेटिव जीरो एरर के केस में जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल वाली लाइन के ऊपर है, एग्जैक्टली, ठीक है। इनफैक्ट नेगेटिव जीरो एरर के टाइम पर आप देखोगे कि मेन स्केल का जो जीरो है ना वो हिडन है, वो दिखता ही नहीं है, करेक्ट, ठीक है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ये समझने के लिए कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया पॉजिटिव एरर कब होता है? बीपी। पॉजिटिव तब होगा जब बिलो रहेगा। मतलब क्या बिलो रहेगा? जब सर्कुलर स्केल का जीरो हमारे बेस लाइन से बिलो रहेगा, एग्जैक्टली। तो ऐसे सिचुएशन में जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो हम ऐसे निकालते हैं, कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब सर्कुलर स्केल का वो डिवीजन जो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। जैसे इस केस में देखो जो फिफ्थ डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो कोइंसाइडिंग डिवीजन हो गया 5, लीस्ट काउंट इसका हो गया 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चूंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम हमेशा पॉजिटिव जीरो एरर से पहले प्लस सिंबल का यूज करेंगे, तो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा प्लस 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर को इंक्लूड करके हम एक्चुअल रीडिंग कैसे बताते हैं? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जैसा वर्नियर कैलिपर्स में था। तो एक्चुअल रीडिंग जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस द पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। अब पॉजिटिव जीरो एरर को हम साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमने किसी चीज की लेंथ मेजर करी थी जिसकी मेजरमेंट लेट से आई थी 1.2 सेंटीमीटर, तो हम 1.2 सेंटीमीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 0.005, ठीक है। और इस तरीके से हमें एक्चुअल रीडिंग मिलेगी। अब देखते हैं चलो नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है? जब स्क्रू कंप्लीटली क्लोज्ड है वैसी सिचुएशन में अगर सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के अबव हो तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इस केस में नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू होता है जो टोटल डिवीजन है माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट।
ठीक है। तो अब जैसे इस एग्जांपल को देखो, तो यहाँ पर कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है जो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 95 एग्जैक्टली। तो यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इसमें लेट्स से है 100, सो 100 माइनस 95 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट जो कि 0.001 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव जीरो एरर आ गया 0.005 सेंटीमीटर, बट आप यहाँ भूल गए माइनस साइन इंक्लूड करना। नेगेटिव जीरो एरर मतलब हमेशा वैल्यू से पहले एक नेगेटिव साइन इंक्लूड करना है। ठीक है, अब अगर हम एक्चुअल रीडिंग की बात करें, लेट्स से कि किसी एक सिनेरियो में हमने कुछ मेजरमेंट लिया, जो मेजरमेंट निकला 1.2 सेंटीमीटर, बट उसमें ये नेगेटिव जीरो एरर है माइनस 0.005, तो हमारी एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी? 1.2 सेंटीमीटर माइनस 0.005, राइट। सो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा एक्चुअल रीडिंग? 1.2 प्लस 0.005 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? इसीलिए आई ऑलवेज एम्फसाइज कि चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो या स्क्रू गेज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर को हमेशा उसके साइन के साथ लिखने की ही आदत डाल लो, और एक्चुअल रीडिंग के टाइम पर हमेशा जो जीरो एरर है उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया करो, बट विथ साइन। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो नेगेटिव साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करो, पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करो ऑब्जर्व्ड रीडिंग से। भाई स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकाल लिया, जीरो एरर के बारे में जान लिया, तो चलो अब देखते हैं कि स्क्रू गेज के हेल्प से हम मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें निकालनी है उस ऑब्जेक्ट को हम स्टड और स्पिंडल के बीच में प्लेस करते हैं, रैचेट को हम घुमाते हैं सच दैट वो ऑब्जेक्ट जो है स्टड और स्पिंडल के बीच में जेंटली प्रेस्ड हो और उसके ऊपर कोई एक्सेस प्रेशर ना हो। फिर हम मेन स्केल रीडिंग नोट करते हैं, फिर हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करते हैं, और हमारी जो टोटल ऑब्जर्व्ड रीडिंग होती है दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो चलो बच्चों अब एक करके देखते हैं एक्टिविटी, जिसके बाद आप के लिए स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेट अस सपोज कि हमें एक वायर का डायमीटर मेजर करना है यूजिंग अ स्क्रू गेज। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड डायमीटर होगा, मतलब जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग हमें मिलेगी वो होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग हम कैसे निकालते हैं? कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब सर्कुलर स्केल का वो वाला डिवीजन जो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। ठीक है, तो लेट अस से ये हमारी वायर है जिसको हमने स्टड और स्पिंडल के बीच में जेंटली फिट कर दिया है। ठीक है, अब चलो मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। तो लेट अस से ये है हमारी मेन स्केल रीडिंग विच इज 3 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग नोट कर लिया हमने। अब इसी तरीके से सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकालनी है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकलेगी? कोइंसाइडिंग डिवीजन देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर्कुलर स्केल को बड़े ध्यान से देखो, कौन सा डिवीजन है सर्कुलर स्केल का जो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है? इट इज द 55th डिवीजन। ठीक है, तो इसका मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? 55 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट विच इज 0.01 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास 3 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल रीडिंग अब निकल के आ गई 0.55 मिलीमीटर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ऑब्जर्व्ड डायमीटर मिल जाएगा विच इज 3.55 मिलीमीटर। ठीक है, अब जो ट्रू डायमीटर होगा या एक्चुअल डायमीटर होगा वो क्या होगा? ऑब्जर्व डायमीटर माइनस जीरो एरर। अगर तो इस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है तो यही डायमीटर हमारा एक्चुअल डायमीटर है, लेकिन अगर इस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर है तो हमें वो जीरो एरर निकालनी है। अगर वो पॉजिटिव जीरो एरर है तो वैल्यू प्लस में निकलेगी, नेगेटिव जीरो एरर है तो वैल्यू नेगेटिव में निकलेगी, और उसके बाद उस जीरो एरर की वैल्यू को इस ऑब्जर्व डायमीटर की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना है विथ साइन। तो इस तरीके से हमें एक्चुअल डायमीटर ऑफ द वायर मिल जाएगी। अब बच्चों स्क्रू गेज के केस में जीरो एरर इज नॉट द ओनली एरर, इसके अलावा भी एक और एरर देखने को मिलता है विच इज द बैकलैश एरर। बैकलैश, देखो नाम से पता चल रहा है कुछ तो बैक में कुछ तो होता है, मतलब पीछे से कोई वार करता है, ऐसा कुछ। लेट्स सी। सो हमने क्या देखा, स्क्रू गेज का फंक्शनिंग कैसे होता है? भाई हमने थिम्बल को रोटेट किया तो स्क्रू जो है वो लीनियरली मूव करता है। अब लॉजिकली क्या होता है, थिम्बल को आपने अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो ये स्क्रू जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया। जैसे ही थिम्बल को आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया तो ये स्क्रू भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। दैट्स द लॉजिक। अब होता क्या है कि जब इस स्क्रू गेज को बहुत बार यूज करने के बाद, बार बार यूज करने की वजह से बहुत बार इस स्क्रू के जो थ्रेड्स हैं वो उनका वेयर एंड टियर हो जाता है।
राइट। जो थ्रेड्स है ना वो प्रॉपरली देखो, अब वो थ्रेड्स के जो जो एजेस हैं, जो शार्प एजेस हैं, वो अब रहते नहीं है, वो कहीं ना कहीं वेयर आउट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि घुमाने का जो डायरेक्शन को जब भी हम रिवर्स करते हैं फॉर सम रीजन, लेट अस से पहले हम क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, अचानक से हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया फॉर सम रीजन। जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो होना क्या चाहिए, ये जो हमारा स्क्रू था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, अब सडनली उसको पीछे की तरफ आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम रोटेशन का डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, थोड़ी देर के लिए जो स्क्रू है वो स्टेशनरी हो जाता है, वो मूव ही नहीं करता है, थोड़ी देर बाद ही वो पीछे मूव करना शुरू होता है। इसका मतलब उसके मूव ना करने की वजह से उसके रीडिंग में एक एरर तो आ ही गया। आइडियली उसको मूव करना चाहिए था बट वो मूव किया नहीं, तो इसका मतलब जो रीडिंग हमें दिख रही है दैट रीडिंग इज नॉट द एक्चुअल करेक्ट रीडिंग, राइट। तो इसी एरर को हम कहते हैं बैकलैश एरर। और ये बैकलैश एरर तभी आता है जब उस स्क्रू गेज का कुछ ज्यादा ही ओवर यूज हो चुका है, ओवर यूसेज की वजह से उसके थ्रेड्स में वेयर एंड टियर हो गया है। तो बच्चों अब तक में हमने कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर लिया जो लेंथ्स को मेजर करने के काम आता है। तो चलो एक बार फटाफट से उन सभी के लीस्ट काउंट्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था मीटर रॉड के बारे में जिसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। फिर हमने बात किया वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। और उसके बाद हमने बात करी स्क्रू गेज के बारे में जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। तो बच्चों देखो स्टेप बाय स्टेप मीटर रॉड से वर्नियर कैलिपर्स और वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज में धीरे धीरे लीस्ट काउंट जो है वो कम होता जा रहा है, और लीस्ट काउंट जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। एग्जैक्टली लॉजिकली सोच के देखो यार, जो स्क्रू गेज है ये आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मिलीमीटर में, अभी मैं बात कर रही हूँ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, वो आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा। मतलब वो बता पाएगा कि यार इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है दैट इज 4.35 मिलीमीटर पक्का। लेकिन वही मीटर रॉड जो है सिर्फ यही बता पाएगा यार 4 मिलीमीटर तो है, 0.35 का मुझे नहीं पता। सिमिलरली वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वो ये तो बता पाएगा कि यार 4.3 तो है, 5 का पता नहीं वो 5 होगा कि 6, राइट। सो इसका मतलब लीस्ट काउंट जितना कम होगा एक्यूरेसी उस इंस्ट्रूमेंट की उतनी ज्यादा होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स तो हमने कर लिए हैं कवर, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना भी तो जरूरी है। तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स एंड हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1 जहां पर बोला जा रहा है द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। पिच की वैल्यू दी हुई है एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर हेड। भाई बहुत आसान कर दिया गया है, पिच दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं जो जो चीजें दी हुई है, विच इज 1 mm। सर्कुलर डिवीजन पे जो नंबर ऑफ डिवीजन है दैट इज 100, यानी कि n की वैल्यू है 100। While measuring the diameter of a wire, the main scale reads 3 mm, यानी कि मेन स्केल रीडिंग जो है दैट इज 3 mm। ठीक है, ये भी सही है। एंड द 55th डिवीजन इज इन लाइन विद द बेस लाइन। ठीक है, 55th डिवीजन यानी कि जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी है, 55th डिवीजन। सो ये 55 किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है, pth डिवीजन हम जनरली कहते हैं ना। फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर, एज्यूम दैट द स्क्रू गेज इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर। इसमें जीरो एरर कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब जो इसका डायमीटर होगा, जो ऑब्जर्व डायमीटर होगा वही इसका एक्चुअल डायमीटर होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो कैसे निकालते हैं हम फाइनल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू दी हुई है 3 mm। सर्कुलर स्केल की रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, जो भी डिवीजन nth डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा होता है, जो कि यहाँ लेट्स से p मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस p की वैल्यू हो जाएगी 55 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होगी भाई, पिच दिया हुआ है, n दिया हुआ है, लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं 1/100 दैट इज इक्वल टू 0.01 mm। ठीक है, तो यहां पर लीस्ट काउंट की वैल्यू डाल दो 0.01 mm। तो ये हो गया 3 प्लस 0.55 दैट इज इक्वल टू 3.55 mm। तो ये हो जाएगी डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, अब आप देखना इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर घुमा फिरा के कितने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो चलो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, which is question number 2, and the question says a screw gauge has 50 divisions on its circular scale. ठीक है, सो एक तरफ हम क्या करेंगे, जो भी गिवन वैल्यूज है वो लिखते चलेंगे हम, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिवीजन यहां पर दिया हुआ है 50 एंड इट स्क्रू मूव्स बाय 1 mm ऑन टर्निंग इट बाय 2 रोटेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार रोटेट करने पे वो 1 mm मूव करता है, तो इसका मतलब एक बार रोटेट करने पे कितना मूव करेगा, 1/2 mm, करेक्ट। तो यानी कि पिच की वैल्यू कितनी होगी, पिच का मतलब क्या होता है, एक बार रोटेट करने पे जितना मूव करे, तो एक बार रोटेट करने पे मूव करेगा 1/2 mm, ठीक है। When the flat end of the screw is in contact with the stud, the zero of the circular scale lies below the baseline. Very important, below the baseline. Circular scale का zero below है, BP, यानी कि किस तरह का zero error है, this is positive zero error, right? तो यहां पर है positive zero error. So this is how you are supposed to read questions. Question के हर एक लाइन को रीड करके जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको नोट करते रहो, ठीक है। एंड द फोर्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज इन लाइन विद द बेस लाइन, यानी कि जो P की वैल्यू है, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है, दैट इज 4, ठीक है। इतनी बातें हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। सो फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द पिच, पिच की वैल्यू निकालो। यार पिच तो हमने मजाक में पहले ही निकाल लिया, राइट, 1/2 mm, करेक्ट। सो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा पिच इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5 mm। ये तो सॉर्टेड है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, वेरी सिंपल, पिच डिवाइडेड बाय n। तो पिच की वैल्यू हमने निकाली 0.5 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50, सो 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो गया, ठीक है। चलो ये भी बढ़िया। थर्ड पार्ट में पूछा गया है द जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज, हमें जीरो एरर निकालना है। अब यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर है, ये तो हमने पहले ही पता कर लिया था जब क्वेश्चन को हमने रीड किया था। सो पॉजिटिव जीरो एरर हम निकालते कैसे हैं, तो जीरो एरर निकालने का क्या तरीका होता है, पॉजिटिव है तो प्लस साइन तो पहले ही डाल दो भाई, है ना। P दैट मीन्स जो कोइंसाइडिंग डिवीजन होता है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, तो ये हो जाएगा प्लस P की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट दैट इज 0.01, तो जीरो एरर हो जाएगा प्लस 0.04। तो इस तरीके से हमने कर लिया तीनों पार्ट्स को सॉल्व। तो चलो आगे बढ़े और देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। यहाँ पर सीधा सीधा पिच का वैल्यू दिया हुआ है एंड इट्स सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, ठीक है। मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। इन मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ वायर द मेन स्केल रीड्स 2 मिलीमीटर, यानी कि ये है मेन स्केल रीडिंग एंड द 45th मार्क ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द बेस लाइन। 45th मार्क यानी कि ये स्मॉल p की वैल्यू है, ठीक है। इस बार मैंने अलग से ना लिख के यहीं पे मार्क कर दिया, बट आप अपने एग्जाम में सलीके से लिख लेना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट काउंट। अब देखो हर क्वेश्चन में वही चीजें पूछी जा रही है, 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इन न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है भाई। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट क्या होता है, कई बार बता चुकी हूं कि पिच डिवाइडेड बाय n, साफ साफ सब दिया हुआ ही है। पिच की वैल्यू है 1 mm, n की वैल्यू है 100 डिवीजन, तो ये हो गया 0.01 mm, तो ये निकल गया ये निकल गया लीस्ट काउंट। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। डायमीटर कैसे निकालेंगे, डायमीटर निकालने के लिए हम इस स्क्रू गेज की रीडिंग पढ़ेंगे, राइट। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी जीरो एरर की बात नहीं की गई है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई जीरो एरर यहाँ पे नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो डायमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। शॉर्ट में लिखा मैंने, मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू दी हुई है 2 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन होता है P मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, तो ये हो जाएगा 2 प्लस P की वैल्यू है 45, लीस्ट काउंट है 0.01, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.4।
0.45, तो ये आ जाएगा डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, आई थिंक इस तरह के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आई थिंक नाउ यू मस्ट बी कंफर्टेबल कि किस तरीके से हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे जीरो एरर निकालते हैं और कैसे हम एक्चुअल रीडिंग निकालते हैं। और इसी के साथ आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कह रहा है द थिम्बल ऑफ अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन। थिम्बल क्या है? वही जो हमारा सिलिंड्रिकल शेप का जो सर्कुलर हेड है, एग्जैक्टली तो उसमें 50 डिविजन्स हैं, यानी कि ये किसकी वैल्यू है? ये n की वैल्यू है। द स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न्ड थ्रू 2 रेवोल्यूशंस। अब देखो ध्यान देना फिर से, जब हमने स्क्रू को 2 बार रोटेट किया, जब हमने 2 बार रोटेट किया तो स्पिंडल कितना मूव किया? 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच होता क्या है? पिच का मतलब क्या होता है? कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब एक रोटेशन कराएंगे हम। यहां पर 2 रोटेशन कराया तो ये 1 मिलीमीटर मूव किया, तो एक रोटेशन कराएंगे तो 1/2 मूव करेगा। सो पिच हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर, दैट इज 0.5 मिलीमीटर। दैट्स इट। क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है जो कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन, या तो लीस्ट काउंट, नहीं तो जीरो एरर, नहीं तो पिच, और नहीं तो फिर एक्चुअल रीडिंग। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय n। सो पिच की वैल्यू है 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स है 50। तो ये हो गया 0.01 mm। सिंपल, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेज अ बॉय मेजर्स द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ पेंसिल बाय मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज टू बी 1.2 सेंटीमीटर, 1.24 सेंटीमीटर एंड 1.243 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक पेंसिल थी, उसकी लेंथ मेजर करनी थी, तो एक लड़के ने क्या किया, पहले उसको मीटर स्केल से मेजर किया, फिर उसको वर्नियर कैलिपर से किया, फिर उसको स्क्रू गेज से किया, और तीनों केस में उसे 3 ऐसे इस तरीके से 3 अलग अलग मेजरमेंट्स मिले। स्टेट द लीस्ट काउंट ऑफ ईच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हर एक, यहाँ पर हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट। एक है मीटर रूल, दूसरा है वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरा है स्क्रू गेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैसे तो हम लोगों को पता ही है कि मीटर रूल की जैसे ही बात आती है तो जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 1 mm। 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स की बात आती है तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। और वहीं स्क्रू गेज की बात आती है तो इसका होता है 0.01 mm, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है ये इट इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर अस, क्योंकि हमने पिछले और इस वीडियो में इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमें पता है इनके लीस्ट काउंट ये है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखो कि ये जो मेजरमेंट है ना, उस मेजरमेंट को देख के ही आपको पता चल जाता है कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। अब देखो मीटर रूल से जो निकला है उसमें अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस ऑफ सेंटीमीटर ही हम बता पा रहे हैं, विच मीन्स इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि डेसिमल के बाद 1, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही हम बता पा रहे हैं। अगर वर्नियर कैलिपर्स के मेजरमेंट को देखो 1.24 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, तो इसका देखो जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01, 2 प्लेसेस, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अगर स्क्रू गेज की बात करें तो 1.243 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इन सेंटीमीटर, तो इसीलिए इसका है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई इनकी लीस्ट काउंट। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है द एक्यूरेसी इन ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी है, राइट। तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो जो भी इनका लीस्ट काउंट है उतना का ही प्लस माइनस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मीटर रूल के एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस
0.1 सेंटीमीटर, राइट? अगर सेंटीमीटर में बता रहे हैं मतलब जो भी हम मेजरमेंट दे रहे हैं वो मेजरमेंट +0.1 या -0.1 उसी रेंज में उसकी एक्यूरेसी है। सिमिलरली अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी की बात करें तो इट विल बी ±0.01 सेंटीमीटर। अगर हम स्क्रू गेज की बात करें तो इट विल बी ±0.001 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली यू कैन गिव इट इन मिलीमीटर्स एज वेल। सो लीस्ट काउंट का मतलब है कि लीस्ट काउंट मिनिमम मेजरमेंट हम एक्यूरेटली इतनी दे सकते हैं। जो भी मेजरमेंट हम उस इंस्ट्रूमेंट से निकाल रहे हैं अगर उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बतानी हो देन इट विल ऑलवेज बी ± द लीस्ट काउंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया? ग्रेट। आई होप आप लोगों ने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। स्क्रू गेज वाले टॉपिक के ऊपर अगर आपको अपनी किताब में और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलते हैं देन प्लीज गो अहेड, सॉल्व देम, सॉल्व एज मेनी एज यू कैन। इनफैक्ट अगर आपको मौका मिले तो आप अपने स्कूल की लेबोरेटरी में स्क्रू गेज का यूज करके चीजों की थिकनेस निकालने की कोशिश करो। दैट विल गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो मेरे साथ यहाँ तक देखा होगा और स्क्रू गेज के कॉन्सेप्ट जरूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर लिख के बताना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी इसी लेसन के आखिरी वीडियो के साथ और उस आखिरी वीडियो के साथ खत्म हो जाएगा हमारा आईसीएसई क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर और फिर हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 की तरफ। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए आईसीएसई क्लास 9th फिजिक्स के इस पूरी सीरीज के साथ जिसके अंदर हम विजुअल्स के साथ, एनिमेशंस के साथ, डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के साथ आपकी फिजिक्स को सुपर स्ट्रांग बना देंगे। तो जल्दी ही मिलती हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT solutions, sample papers, and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।